सभी को नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड़ियानी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 3 के भाग 1 को। अध्याय का नाम है समानता और आज की कक्षा के मुख्य बिंदु रहेंगे समानता का अर्थ व परिभाषा, दूसरा समानता का महत्व, फिर हम पढ़ेंगे अवसरों की समानता, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं, ये अगला टॉपिक होगा, और फिर समानता के 3 आयाम, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो ये रहेंगे आज की कक्षा के मुख्य बिंदु। और इन मुख्य बिंदुओं को पढ़ने के उद्देश्य क्या रहेंगे? पहला उद्देश्य, इस कक्षा के बाद विद्यार्थी समानता की अवधारणा को समझ पाएंगे, वे समानता के महत्व को जानने में सक्षम होंगे, वे प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में अंतर स्पष्ट कर पाएंगे और राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समानता को भी समझ सकेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहले की कक्षाओं में आप राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जान चुके हैं तथा स्वतंत्रता की अवधारणा की भी पूर्ण जानकारी आप ले चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं समानता के भाग 1 को इस मुख्य बिंदु के साथ। पहला मुख्य बिंदु है समानता क्या है, इसका अर्थ व परिभाषा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब जानते हैं समानता किसे कहते हैं, समानता का क्या अर्थ है। समानता को सामान्य रूप से आप जीवन में कई बार इस शब्द को सुनते हैं कि सभी को समान होना चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए, ये लोकतंत्र की पहचान है। पिछले अध्याय में आप स्वतंत्रता के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे पहले राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा। पिछली कक्षाओं में आपने समानता के लिए लड़ते हुए बहुत सारे संघर्षों के बारे में पढ़ा। समानता के लिए जो संघर्ष किए गए विभिन्न प्रकार के लोगों ने, उनके बारे में आपने पढ़ा। तो समानता क्या होती है, समानता किसे कहते हैं? समानता को सामान्य अर्थों में क्या समझा जाता है कि सभी मनुष्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करना या सबको समान समझना, सबको समान वेतन मिलना, ये समानता है। परंतु प्यारे विद्यार्थियों, ये समानता का संकुचित अर्थ है, यानी कि प्रकृति ने सबको समान बनाया है, ये कहना गलत है। जैसे रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, ये बात सही है, लेकिन मनुष्य समान पैदा होता है, ये किसी ने नहीं कहा, क्योंकि प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया। सबकी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, शारीरिक रूप से सब अलग अलग होते हैं, मानसिक रूप से भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से लोग समान नहीं होते हैं, लेकिन हम फिर भी समानता की बात करते हैं। तो वो समानता क्या होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको समझने से पहले, यानी कि समानता के वास्तविक अर्थ को समझने से पहले देखिए इन सेंटेंसेस को या वाक्यों को। अश्वेत लोग पीछे बैठेंगे, द ब्लैक पीपल विल सिट एट द बैक, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा वाक्य है नो एंट्री फॉर डॉग्स, निग्रोज एंड मैक्सिकन्स, कुत्तों के लिए, निग्रो लोगों के लिए और मैक्सिको के वासियों के लिए कोई प्रवेश नहीं। पीने का पानी, वाटर पॉइंट, श्वेत अश्वेत, इसका मतलब इस तरफ श्वेत लोग पानी पिएंगे, इस तरफ अश्वेत लोग पानी पिएंगे। या एक और वाक्य देखिए, विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए, ओनली फॉर वाइट पीपल। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वाक्य हमने देखे, ये किस चीज़ की उदाहरण है? ये उदाहरण है असमानता। इन उदाहरणों से हमें समझ में आता है कि मनुष्यों के साथ किसी आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि उनको असमान समझा जाता है, उनके साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है। और इन उदाहरणों से हमें पता लगता है कि रंग के आधार पे यहाँ भेदभाव हो रहा है। इसी प्रकार से जाति के आधार पे भेदभाव हो सकता है,
धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है, लिंग के आधार पे भेदभाव हो सकता है। तो समानता हमें क्या कहती है कि समानता के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी मनुष्य के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म या रेस के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। संविधान और कानून की दृष्टि से सबको समान समझा जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संविधान और कानून की दृष्टि से किसी विशेष पद पर पहुंचता है तो उसको विशेष सुविधाएं उस पद के अनुसार मिलनी चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पे कि उसका जन्म किस धर्म में हुआ, किस जाति में हुआ, क्या उसका रंग है, क्या उसका लिंग है, इस आधार पे ना होकर कि उसकी योग्यता क्या है, कानून और संविधान की दृष्टि से उसने कौन सा पद प्राप्त किया है, तो उस पद के लिए जो विशेष सुविधाएं होती हैं वो उसको मिलनी चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई विशेष अधिकारी, उनको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर उस पद को प्राप्त किया है। लेकिन सामान्य रूप से हमें सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी विशेष आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, समानता ऐसे ही हमें नहीं मिली है। लोकतांत्रिक देशों में समानता की एक बहुत लंबी कहानी रही है। विभिन्न प्रकार की क्रांतियों के बारे में अगर हम डिस्कस करें या चर्चा करें तो हमें फ्रांसीसी क्रांति का नाम सबसे पहले याद आता है कि 1789 में इस क्रांति के बाद समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो विचार था वो पूरी दुनिया में फैला। इसमें जन्म के आधार पे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के लिए जो विशेष अधिकार थे उनकी समाप्ति की गई। इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में हमने पिछले अध्याय में नेल्सन मंडेला के संघर्ष के बारे में पढ़ा कि रंग के आधार पे किस तरह से उनके साथ भेदभाव होता था काले लोगों के साथ, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। भारत में अंग्रेज लोग भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, असमान व्यवहार करते थे। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे और इन उदाहरणों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये समानता का सामान्य अर्थ हमने अभी अभी डिस्कस किया। समानता क्या होती है? सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, बिना किसी भेदभाव के उनको सुविधाएं देना और बिना किसी विशेष अधिकारों के उन सभी को समान रूप से कानून और संविधान की दृष्टि से देखना। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये आती है समानता के अर्थ में विशेष अधिकारों का अभाव, यानी कि किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर या किसी दूसरे आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और दूसरा है सबको समान समझा जाएगा। और तीसरा, किसी आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं होगा या उनको किसी विशेष अभाव के रूप में उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो ये समानता का सामान्य अर्थ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम डिस्कस करेंगे समानता की परिभाषाओं के बारे में। समानता की परिभाषाएं, आइए लेते हैं सबसे पहले समानता की पहली परिभाषा। स्टीफेंसन के अनुसार समानता से अभिप्राय मानव विकास के नियमित आवश्यक उपकरणों का समान विभाजन है। इस परिभाषा में स्टीफेंसन जी कहते हैं कि मानव विकास के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी आवश्यक उपकरण हैं, उनका समान विभाजन होना चाहिए, यही समानता है। यहाँ पे वो मूलभूत आवश्यकताओं की भी बात करते हैं, इस परिभाषा में छुपी हुई है कि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत जो उपकरण हैं जो मानव विकास के लिए ज़रूरी हैं, उनका समान विभाजन होना चाहिए। अगली परिभाषा है लास्की की। लास्की के अनुसार समानता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के यथासंभव प्रयोग के समान अवसर प्रदान करने के प्रयास करना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लास्की जी कहते हैं कि सबको अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात सबको अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। और बारकर ने कहा है कि समानता का यह अर्थ है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे उपलब्ध हैं वैसे ही और उतनी ही सुविधाएं दूसरों को भी उपलब्ध हों तथा दूसरों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे मुझे अवश्य दिए जाएं। तो यहाँ बारकर समानता की बात करते हैं अधिकारों के समान वितरण के रूप में। अगला मुख्य बिंदु है समानता महत्वपूर्ण क्यों है या समानता का क्या महत्व है। प्यारे बच्चों,
आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि समानता के अभाव में व्यक्ति पूर्ण रूप से अपना विकास नहीं कर पाएगा। समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें सभी मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। साझी मानवता की यह धारणा ही सार्वभौम मानवाधिकार या मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। और आप जानते हैं कि समानता के लिए कितने लोगों ने इतिहास में संघर्ष किया समानता को प्राप्त करने के लिए। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है, यानी कि सभी लोग समानता चाहते हैं, जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। फिर भी समाज में चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नज़र आती है। आप कितने ही उदाहरण अपने आसपास में देख सकते हैं। हमारे देश में कितने लोग हैं जो आलीशान घरों में रहते हैं और कितने लोग हैं जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा से भी विहीन स्कूल, भोजन की बर्बादी के साथ साथ भूखमरी भी देख सकते हैं। तो कानून जो वायदा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है, उसके बीच अंतर जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हमें दिखाई देता है। आइए अब देखते हैं विश्व स्तर पर और भारत में किस तरह से असमानता व्याप्त है। ये है विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी यानी कि कमाई, 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। तो ये कितनी बड़ी असमानता है। दूसरा है, दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, जबकि सिर्फ 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। पहली दुनिया की अगर हम बात करें तो पहली दुनिया खासकर जिसमें उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगड़े औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में है और 80% ऊर्जा इन देशों में इस्तेमाल की जाती है पूरी दुनिया की। अब आगे बात करें, इन अगड़े औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील जो देश हैं, उनके निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना ज़्यादा पानी, 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा और 13 गुना ज़्यादा लोहा और इस्पात यूज़ करते हैं और 14 गुना ज़्यादा कागज़ का उपयोग भी करते हैं। तो ये कितनी बड़ी असमानता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, नाइजीरिया जिसमें 18 में से एक मामला है, जबकि कनाडा के लिए सिर्फ 8700 में से एक मामला है। ज़मीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन जिसमें कोयला, पेट्रोलियम गैस, जिसको आप मिनरल्स या खनिज कहते हैं, इनके जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। 2/3 मतलब लगभग 67 या 66%। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी असमानता के ऐसे उदाहरण हैं जो विश्व स्तर पर हम देख सकते हैं। और अब बात करते हैं भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। ये देखिए, यहाँ भारत की 2001 की जनगणना के लिए से लिए गए घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े हैं। हालांकि इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए है कि बिजली का कनेक्शन ग्रामीण परिवार में और शहरी परिवारों में तुलना हो रही है। सिर्फ 44% के पास है गाँव में, और शहरों में 88% लोगों के पास घरों में।
मकान में सरकारी नल का कनेक्शन की अगर बात करें तो ग्रामीण परिवार तो सिर्फ 10% है और शहरी परिवार 50%। मकान में स्नानाघर यानी कि बाथरूम 23% लोगों के पास है ग्रामीण परिवारों के पास, और शहरों में 70% परिवारों के पास। टेलीविज़न ग्रामीण में 19 और शहरों में 64%। स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा जो भी है 7% परिवारों के पास गांव में, और शहरों में 25%। कार, जीप और वैन की अगर बात करें तो ग्रामीण परिवारों में सिर्फ 1% लोग हैं जिनके पास ये सुविधा है, और शहरों में 6% लोग हैं। आपके परिवार में ये कौन सी सुविधाएं हैं आप इजीली आप समझ सकते हैं और इनके बारे में आप सोच सकते हैं। और अब बात करते हैं शिक्षा में असमानता। भारत के बारे में है। शहरी भारत में उच्च शिक्षा में जातिगत समुदायों में असमानता देखने को मिलती है। इधर समुदाय है और इधर प्रति 1000 लोगों में से कितने स्नातक हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। देखिए, मुस्लिम है और इससे पहले अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। सबसे पहले एससी की बात करते हैं। अनुसूचित जाति 47 1000 में से 47 ऐसे लोग हैं जो स्नातक हैं या ग्रेजुएट हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो 61। हिंदू में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ी जातियां ओनली 86। अनुसूचित जनजाति 109 पर 1000। ईसाई में 237 पर 1000। सिख में 250। हिंदू उच्च जातियां 253, और अन्य धार्मिक समुदाय जिसमें दूसरे लोग आ गए, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट एक्सेट्रा, ये 315। और पूरे भारत की अगर हम औसत की बात करेंगे तो ये आता है 155। और ये सभी जो डेटाज हैं ये हमारे पास नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के 55वें राउंड सर्वे से लिए गए हैं, जो 1999-2000 का ये डेटा है। अगला मुख्य बिंदु है अवसरों की समानता। अरे विद्यार्थियों, आप समझते हैं अवसरों की समानता। ये अवसरों की समानता क्या होती है? अवसरों की समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होंगे अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए और सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए उनको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अर्थात किसी भी आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं होगा और उनको किसी भी सुविधा से इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा कि वो किसी विशेष जाति, धर्म, लिंग या समुदाय के हैं। उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो अवसरों की समानता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच जाता है, जैसे कि क्रिकेट में कोई पहले पायदान पर पहुंच गया, कोई बहुत ही फेमस बैट्समैन बन गया, या कोई बहुत फेमस वकील बन गया, या कोई बहुत ही बड़ा सरकारी अधिकारी बन गया, या और दूसरे जो लोग हैं वो पीछे रह गए, तो इसका मतलब हम असमानता नहीं कहेंगे, क्योंकि अवसर सभी को मिला था और अवसर के अनुसार वो लोग उच्च पायदान पर पहुंच गए जिनके पास विशेष प्रतिभा और योग्यताएं थी। तो ये होता है अवसरों की समानता, यानी कि सबको समान अवसर मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आगे वही बढ़ पाएगा जिसके पास उस विशेष कार्य की योग्यता है, सक्षमता है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी विशेष आधार पर उसको किसी भी प्रक्रिया से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये होता है अवसरों की समानता। अगला मुख्य बिंदु है प्राकृतिक तथा सामाजिक असमानताएं। अब जानते हैं प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में। सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक असमानता क्या होती है। प्यारे बच्चों, जैसे आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में कई बच्चे कद में ऊंचे होते हैं, कई छोटे होते हैं, किसी का रंग काला होता है, किसी का गोरा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होता है, कोई ताकतवर होता है। ये क्या है? ये असमानताएं। किस प्रकार की असमानताएं हैं? ये प्राकृतिक असमानता है। प्राकृतिक असमानता का अर्थ होता है कि जन्म से
कोई अलग अलग प्रकार की विशेषताओं के साथ जब पैदा होते हैं तो उसे हम प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं सामान्य रूप से, जैसे लोग महिलाओं और पुरुषों में अंतर समझते हैं। किस प्रकार के अंतर समझते हैं कि महिलाएं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर होती हैं, वो उस प्रकार के कार्य नहीं कर सकती जिस प्रकार के पुरुष कर सकते हैं, क्योंकि वो पुरुषों के मुकाबले शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर समझी जाती है। ये प्राकृतिक असमानता है। तो प्राकृतिक असमानता आपको समझ में आ गई कि प्राकृतिक रूप से जो व्यक्तियों में असमानताएं दिखाई देती हैं विभिन्न प्रकार के लोगों में, उसे हम प्राकृतिक असमानता कहते हैं और उसको हम नहीं मिटा सकते हैं, उसके साथ हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक असमानता के आधार पर अगर हम किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं किसी के साथ, तो वो गलत होता है, वो वास्तविक असमानता होती है। प्राकृतिक असमानता में कोई समस्या नहीं है क्योंकि प्रकृति ने ही उनको असमान बनाया है, लेकिन जब प्राकृतिक असमानता के आधार पे हम उनके साथ भेदभाव करते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो सामाजिक असमानता बन जाती है। तो अब इसमें समझते हैं कि सामाजिक असमानता क्या होती है। सामाजिक असमानता, प्राकृतिक असमानता से उदाहरण लेते हुए आगे इसको समझने के लिए हम वही उदाहरण लेते हैं महिला और पुरुष का। प्यारे बच्चों, महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर समझा जाता है क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से ही जो है असमान है। लेकिन इस आधार पे महिलाओं के साथ कितने भेदभाव होते हैं, उनके खिलाफ कितने अत्याचार होते हैं, उनको पुरुषों के समान अधिकारों के लिए कितनी लंबी लड़ाई उनको लड़नी पड़ी, और अभी भी बहुत सारे देशों में उनको समान अधिकार, राजनीतिक या सामाजिक अधिकार नहीं मिले हुए हैं। ये सामाजिक असमानता है। यानी कि समाज ने प्राकृतिक आधारों की जो असमानता थी उसके आधार पे भेदभाव करना शुरू कर दिया। समाज में उनको समान अवसर नहीं दिए गए, उनको समान दर्जा नहीं दिया गया। इसको हम सामाजिक असमानता कहते हैं। जैसे कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकती, अंधेरा होने के बाद वो अपने घर से नहीं निकल सकती, या जिस तरह से पुरुषों को कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है उस प्रकार से महिलाओं को नहीं है, या जो विशेष प्रकार के जो कार्य, विशेष प्रकार की जो सर्विसेज हैं जिनमें पुरुषों को ले लिया जाता है लेकिन महिलाओं को नहीं लिया जाता। ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। तो ये क्या होती है, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता का अर्थ है कि समाज में किसी आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव करना, चाहे वो विशेष जाति का है इसलिए उसके साथ भेदभाव हो रहा है, उसको किसी विशेष सुविधा से वंचित रखा जा रहा है, विशेष धर्म है तो उसको वंचित रखा जा रहा है, या रंग के आधार पे उसके साथ भेदभाव हो रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हमने पढ़ा, या विशेष समुदाय का होने के कारण उसके साथ भेदभाव हो रहा है, ये भी हमने उदाहरणों में देखा, या फिर लिंग के आधार पे जो महिला है या वो पुरुष है, इस आधार पे अगर हम भेदभाव करते हैं कि वो पुरुष है तो उसको ये अधिकार मिलना चाहिए, महिला है तो उसको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये सब क्या है, सामाजिक असमानता है। यानी कि समाज में किसी भी आधार पे जब भेदभाव किया जाता है, उसके साथ असमान व्यवहार किया जाता है, तो वो सामाजिक असमानता होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको प्राकृतिक और सामाजिक असमानता में अंतर समझ में आ गया होगा और इन दोनों का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। और आज की कक्षा का आखिरी बिंदु है समानता के 3 आयाम। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो समानता के विभिन्न प्रकार या आयाम हैं, परंतु हम यहाँ मुख्य रूप से 3 आयामों का जिक्र करेंगे: राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समानता। सबसे पहला आयाम राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता क्या होती है? लोकतांत्रिक समाजों में आधुनिक समय में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होना, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी, ये सब राजनीतिक समानता में शामिल है। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने
और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप से ये कितने नागरिकों को मिलते हैं और किस हद तक मिलते हैं, ये देखने वाली बात होती है कि उस देश की परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, उस देश के नागरिक कितने जागरूक हैं, उस राज्य या देश की जो सरकार है वो कितनी जिम्मेदार या अकाउंटेबल है लोगों के प्रति या नागरिकों के प्रति। फिर भी लोकतांत्रिक सरकारों में यह उम्मीद की जाती है कि सभी नागरिकों को सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ राजनीतिक समानता प्रदान करती है। और अब बात करते हैं दूसरे आयाम की, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता क्या होती है? प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हम इसी कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो सामाजिक समानता लागू हो सकती है। जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, किसी समुदाय विशेष के आधार पे, धर्म के आधार पे अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव होता है तो सामाजिक समानता वहाँ पर नहीं लाई जा सकती है। तो सामाजिक समानता का अर्थ यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और किसी भी आधार पे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सामाजिक समानता है। और तीसरा आयाम है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या होती है? प्यारे विद्यार्थियों, इसके दो पक्ष हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक आर्थिक समानता में हम, या ये कहें कि संकुचित आर्थिक समानता में हम यह कल्पना करते हैं कि सभी लोगों की या सभी मनुष्यों की, समाज में रहने वाले या राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों की संपत्ति समान होगी, उनका वेतन समान होगा, उनके पास जो संसाधन है वो भी समान होंगे। परंतु यह तो संभव नहीं है। तो यह जो है आर्थिक समानता की संकुचित एक विचारधारा है, संकुचित परिभाषा है। दूसरी तरफ जब हम सकारात्मक आर्थिक समानता की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम यह कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को आजीविका कमाने के लिए और धन संपत्ति अर्जित करने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। इसका मतलब, जैसे हमने अवसरों की समानता की बात की, समान अवसर मिलेंगे, लेकिन कौन कितना अर्जित कर पाता है यह उनकी योग्यता और क्षमता पर निर्भर करेगा। तो आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि सबके पास बराबर बराबर धन होना चाहिए। आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि सबको धन अर्जित करने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। यह आर्थिक समानता का सकारात्मक पहलू है। आर्थिक समानता को लागू करने के लिए विभिन्न विचारधाराएं आई, जिनमें से मार्क्सवादी और उदारवादी प्रमुख हैं। ये 19वीं सदी की विचारधाराएं हैं। मार्क्सवाद के अनुसार ये कहा जाता है कि किसी भी राज्य में आर्थिक समानता लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में उत्पादन और वितरण के साधनों पर सभी का समान अधिकार हो, अर्थात समाज का अधिकार हो। दूसरी तरफ उदारवादी विचारधारा में यह विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए और बाजार में किसी भी प्रकार से राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के मुख्य बिंदु जो हमने इस कक्षा में पढ़े। पाठ की दोहराई करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले समानता का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बात की। उसके पश्चात हमने समानता के महत्व को जाना, अवसरों की समानता के बारे में वर्णन किया और उसके पश्चात प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच अंतर को स्पष्ट किया, और अंत में हमने पढ़ा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता को, समानता के 3 आयाम। और अब बारी है गृह कार्य की। ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में सोल्व करने हैं। पहला प्रश्न है, समानता के अभाव में समाज में आने वाली समस्याओं पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा, अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखो। तीसरा, प्राकृतिक तथा सामाजिक असमानताओं का उदाहरण सहित वर्णन करो। और चौथा क्वेश्चन है, समानता के विभिन्न आयामों से आप क्या समझते हैं?
व्याख्या कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।